नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 17 हल करेंगे। तो पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं, शिक्षण विधियों के भी 15 क्वेश्चन हैं और जो आपके हिंदी ग्रामर है, ठीक है, हिंदी व्याकरण के भी 15 प्रश्न हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है दोनों के लिए। जिनके भी हिंदी लेवल 1 लेवल 2 में लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड हिंदी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित ये टेस्ट होगा साथियों। तो पूरा टेस्ट करिएगा और जिस भी प्रश्न पे डाउट हो कमेंट करिएगा। बिल्कुल उसको, अगर वास्तव में आप सही हो, कोई मिस्टेक हुई है तो बिल्कुल उसका सोल्यूशन किया जाएगा साथियों। नीचे कमेंट में देख लिया करो। तो प्रश्न संख्या 1 है, दिन फिरना मुहावरे का अर्थ है अच्छा समय आना, बुरा समय आना, अनुभवहीन होना और इनमें से सभी। तो देखिएगा, कई जो लोग इस मुहावरे का प्रयोग भी करते हैं कि अरे उसके तो दिन फिर गए। तो जो दिन फिर जाते हैं उसका मतलब होता है अच्छा समय आना। दिन फिरना का अर्थ होता है साथियों, विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, किसकी पुस्तक में मौन वाचन पर विशेष चिंतन प्रकट किया गया? डेचेंट, स्मिथ, ब्राइन और पिंटर। तो यहाँ पर जिसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, अगर कोई भी पुस्तक जिसमें मौन वाचन पर विशेष चिंतन प्रकट किया गया है तो साथियों उस पुस्तक को लिखा था ब्राइन ने। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था साइलेंट रीडिंग। क्या नाम था? साइलेंट रीडिंग इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें कि चिंतन पर विशेष इन्होंने मौन वाचन पर विशेष चिंतन इन्होंने प्रकट किया था। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके, इनमें से किस चिन्ह को विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह को विस्मरण चिन्ह कहेंगे, हंसपद चिन्ह को विस्मरण चिन्ह कहेंगे, निर्देशक चिन्ह को या फिर विवरण चिन्ह को विस्मरण चिन्ह कहेंगे। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में विस्मरण चिन्ह किसको कहा जाता है साथियों? राइट आंसर देख लेते हैं, क्या रहेगा? हंसपद चिन्ह जो होता है इसको ही विस्मरण चिन्ह कहा जाता है। आपके एग्जाम में देखो, विराम चिन्ह से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि नया टॉपिक आपके एग्जाम में ये ऐड किया गया है। इसलिए विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी 15, 16, 20 जो भी चिन्ह हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन है आपके, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सशक्त लेखन क्षमता, ठीक है, सुंदर लिखावट, आलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास और मौलिक विचार। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें जो सही आंसर है, सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या रहेगा? मौलिक विचार रहेगा। मौलिक विचार के मतलब क्या होता है? जो सृजनात्मक विचार भी आप इनको कह सकते हो, एकदम जो नवीन विचार हो। तो साथियों अगर कोई बालक नवीन तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करता है लेखन के माध्यम से, तो वही लेखन क्षमता का परिचायक है सशक्त रूप में। तो इस प्रकार आपके ओनली चौथा ही विकल्प यहाँ सही माना जाएगा प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसके बाद में आपके साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे एक और टेस्ट आएगा साथियों, जो बहुत ही विशिष्ट रहने वाला है। तो शाम को 4 बजे वाले टेस्ट में जरूर आइएगा सभी। प्रश्न 5 है, मैं कामायनी पढ़ता हूँ जो प्रसाद की रचना है, वाक्य रचना की दृष्टि से है संकेतवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो देखो, मैं कामायनी पढ़ता हूँ जो प्रसाद की रचना है, तो यहाँ पर ये वाक्य किससे जुड़ रहा है? जो से जुड़ रहा है। और जहाँ पर भी जो, जिसे, जिसका, जिससे, मतलब जिसके जो रूप होते हैं उससे अगर वाक्य जुड़ रहा है तो फिर उसको रचना की दृष्टि से हम मिश्र वाक्य कहेंगे। अब देखो, आप कहोगे कि सर इसमें संकेतवाचक भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर यूँ नहीं पूछता कि भाई रचना की दृष्टि से, तो फिर ये भी राइट हो जाता। लेकिन यहाँ ये पूछा है रचना की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, एक तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य रचना की दृष्टि से नहीं होता है, बल्कि ये तो अर्थ की दृष्टि से होता है। हालांकि संकेतवाचक वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर नहीं है, दोनों एक ही होते हैं, लेकिन साथियों अलग अलग दृष्टि की बात की जाती है, तो फिर आपको वहाँ पर उसके अनुसार आंसर देना होगा। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, आपके 6ठा क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन का विकास करना, मानवीय संवेदनाओं का विकास, भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास और अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो देखो, भाषा शिक्षण की अगर बात की जा रही है तो अर्थोपार्जन और यश तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मानवीय संवेदना हो सकता है, अध्ययन अध्यापन हो सकता है, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन इन तीनों में से भी कौन सा आंसर रहेगा फिर? तो साथियों जो प्रश्न संख्या 6 है इसमें राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य होता है। बालक की जो भाषा से संबंधित समझ है उसका विकास हो, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो, मतलब वो अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सके। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न देखिएगा 7वें क्वेश्चन को। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। सूर्य, दिशा, पूर्व और उदय। तो प्रश्न संख्या 7 में जो सही आंसर है कि भाई सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है? कर्ता से लिया जाता है, और यहाँ पर कर्ता क्या है साथियों? सूर्य है, अतः यहाँ पर उद्देश्य भी क्या रहेगा? सूर्य रहेगा। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा और चित्र निर्माण द्वारा। तो देखो दो चीज़ें हैं, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित करना है और फिर आपको किस विधि में, इसका आंसर देना है। तो विधि की यहाँ पर बात की जाए तो साथियों जब हम चित्र निर्माण करेंगे तो वो लेखन के माध्यम से होगा, तो यहाँ पर लेखन हो रहा है और आना क्या चाहिए? मौखिक। कहानी लेखन कर रहे हो तो ये भी लेखन हो रहा है, यहाँ मौखिक नहीं हो रहा है। वाक्य की रचना कर रहे हो, रचना यहाँ पर लेखन के माध्यम से ही होती है, तो ये भी लेखन के माध्यम से हो रहा है। अतः यहाँ ये जो प्रश्नोत्तरी द्वारा विकल्प है, प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं और छात्र उसका उत्तर बताते हैं, तो यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि लेखन के माध्यम से, नहीं बताया जा रहा है तो मौखिक रूप से भी बताते हैं, इसलिए आपके यही सही आंसर है प्रश्न नंबर 8 में। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा उपवाक्य है? गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, यदि वह समय पर जाता तो उसे गाड़ी मिल जाती, और नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है। तो यहाँ पर देखो संज्ञा उपवाक्य, तो संज्ञा उपवाक्य पहली चीज तो ये मिश्र वाक्य का एक भेद है। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, ये 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य की बात की जा रही है तो वो है विकल्प नंबर 2। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। एक शॉर्टली मैंने पहचान बता रखी है संज्ञा उपवाक्य की कि अगर वाक्य की से जुड़ा हो, की से जुड़ रहा है ना ये, तो यूं मानो आप संज्ञा उपवाक्य में ही आएगा। तो विकल्प नंबर 2 सही है। बाकी चौथा तो किंतु जया खाना बना रही है, किंतु तो एक अव्यय है और ये जोड़ तोड़ी रहा है, अलग अलग वाक्य दोनों साथियों, समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर ये फिर ये एक संयुक्त वाक्य है। ये तो यदि वह समय पर जाता तो उसे गाड़ी मिल जाती, अब ये मिश्र तो है लेकिन संज्ञा नहीं है ये। तो प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वां प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति को अपनाएंगे, रटने को प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षण की तकनीकें अपनाएंगे या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो साथियों अधिगम में आपको गुणात्मक परिवर्तन करना है,
गुणात्मक का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब अंकों से संबंधित है। गुणात्मक का मतलब अन्य अंकों के अलावा जो चीज़ें उसकी प्रतिभा वगैरह है, उसका दृष्टिकोण जो है, सोचने की क्षमता इत्यादि सारी चीज़ें, तो ये रटने के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके छात्रों में अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर। आपके 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है प्रतिनिधि, वाल्मीकि, कमलिनी और जाऊंगा। 4 विकल्प है। अशुद्ध मतलब जो गलत आपको लग रहा है कि भाई यार ये विकल्प तो गलत है, तो उस विकल्प का चयन आपको करना है। शब्द शुद्धि में से भी आपके एक क्वेश्चन फिक्स मानो, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है, और नए टॉपिक क्यों जोड़े हैं भाई, क्वेश्चन उनमें से देना ही नहीं है तो क्यों जोड़े हैं फिर, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। देखो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर रहेगी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रतिनिधि। यहाँ पर सभी में छोटी ई की मात्रा रहेगी तीनों में, लेकिन यहाँ ध में बड़ी ई की लग रही है तो ये गलत हो गया। वाल्मीकि को ऐसे लिखते हैं, कमलिनी ऐसे लिखाई में आता है, और जाऊंगा भी ऐसे ही लिखाई में आता है। तो साथियों विकल्प नंबर जो आपका 1 है प्रतिनिधि वाला, ये एक गलत विकल्प है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन है आपके, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए शिक्षण कार्य में, शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में, और इनमें से सभी में। तो देखो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि कक्ष विशेष में बालक को जो हमने शिक्षण करवाया है उसमें बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये चेक करने के लिए ही उपलब्धि परीक्षण कराए जाते हैं। तो फिर वहाँ पर शिक्षण कार्य की कमी मूल्यांकन में मतलब कि कितनी कमी रह गई है इसके लिए नहीं, कितना अर्जित किया है इसके लिए किया जाता है। तो ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत है। तो साथियों थर्ड विकल्प और सेकंड विकल्प, 2 विकल्प आपके सामने हैं। अब इनमें से जो राइट आंसर है, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में तो निदानात्मक परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है, ठीक है। इसलिए आपके थर्ड विकल्प सही न होकर दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध विलोम शब्द देखना है साथियों। जंगम का स्थावर, अथ का इति, निष्ठुरता का घृणा, और चिरंतन का नश्वर। तो देखो अशुद्ध विलोम शब्द यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर रहेगा आपके निष्ठुरता का घृणा। निष्ठुरता का मतलब कठोरता से लिया जाता है। कठोरता घृणा ये तो एक समान वर्ड है, ये विलोम थोड़ी है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प इसमें सही है। बाकी जो जंगम है इसका स्थावर ही होता है, अथ का विलोम इति ही होता है, और चिरंतन का विलोम नश्वर ही होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना, एकाग्र चित्तता का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो बताइए प्रश्न नंबर 14 में कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है साथियों। तो देख लेते हैं। देखो श्रुत लेखन में सुनकर के लिखा जाता है, अध्यापक बोल रहा है, छात्र सुनकर के लिख रहे हैं, तो लेखन गति का भी विकास होगा, एकाग्र चित्तता का भी विकास होगा, शुद्ध और स्पष्ट लेखन क्षमता का भी विकास होगा, लेकिन वाचन गति का विकास करना, साथियों इसमें वाचन गति कहाँ हो रही है, छात्र बोल तो कुछ रहे ही नहीं, इसलिए ये जो विकल्प है ये श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो आपके 15वां क्वेश्चन ये देखिएगा, जो सूर्य का पर्याय नहीं है उसका चयन कीजिए। दिनेश, मार्तंड, आदित्य और महीम। तो देखो यहाँ पर 3 शब्द तो सूर्य के पर्यायवाची है, एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है वो शब्द साथियों? राइट आंसर है महीप। महीप सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनेश, मार्तंड और आदित्य ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं,
लेकिन महीप तो किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है साथियों। इसलिए आपके जो फोर्थ विकल्प है 15वें क्वेश्चन में, ये आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति साथियों, हस्तपरक का मतलब क्या हुआ? हम हाथों की क्रियाओं के द्वारा किसी चीज को अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, तो फिर उस सिद्धांत को हम कहेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या कहेंगे उसको? क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 16 में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। आपके 17वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। पहला विकल्प, छोटा प्लस पन बराबर छुटपन, जीव प्लस इक बराबर जैविक, व्यक्ति प्लस इक बराबर वैयक्तिक और व्यवहार प्लस इक बराबर व्यवहारिक। तो यहाँ पर देखो, प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए कि भाई जब किसी शब्दों में या किसी शब्द में हम प्रत्यय लगाते हैं तो फिर उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो वो जो परिवर्तन आया हुआ है वो कौन से विकल्प में गलत है? प्रश्न नंबर 17 में जो राइट आंसर है मित्रों, वो रहेगा विकल्प नंबर 4। व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक नहीं होता है, बल्कि बनता है व्यावहारिक। इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, इसमें आ की मात्रा लग जाती है, व्यवहार में एक प्रत्यय लगने पर या व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक। व्यक्ति प्लस एक वैयक्तिक बनता है बिल्कुल, जीव प्लस एक जैविक बनता है, छोटा प्लस पन छुटपन ही बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन, भंडारकर विधि नाम से प्रचलित विधि है। व्याख्या विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि और परायण विधि। तो देखो, भंडारकर विधि का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा, गोपाल कृष्ण भंडारकर इनका पूरा नाम था। तो देखो, भंडारकर विधि के नाम से इन्होंने जो विधि दी थी साथियों, उस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसका अर्थ अप उपसर्ग से लिया जाता है? बुरा और विपरीत, पीछे और समान, अधिक और परे और पास और सामने। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से एक विकल्प आपका आंसर है। और ये जो अप उपसर्ग, जैसे अपमान, ठीक है, ये मान में अप उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस अप का अर्थ किससे लिया जाता है? आपको प्रश्न नंबर 19 में इसका सही आंसर देना है साथियों। राइट आंसर है आपके 19वें क्वेश्चन में, अप उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है बुरा या विपरीत से। किससे लिया जाता है? बुरा या विपरीत से लिया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हम शब्दों का अर्थ जानेंगे, मतलब शब्दों का अर्थ जानना, उस वाक्य की भाषा की संरचना करना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो देखो, अगर आपको किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना होता है तो साथियों इसके लिए सबसे बेस्ट विकल्प आपके रहेगा 20वें क्वेश्चन में, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम उस भाषा का प्रयोग करेंगे हम बोलचाल के रूप में, तो बिल्कुल हम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों 20वें क्वेश्चन में। देखो, अगर इस क्वेश्चन में आप सोच रहे हो कि चौथा हो जाएगा या दूसरा, तो नहीं, थर्ड विकल्प ही आपके इसमें, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ भी जाता है तो थर्ड विकल्प को ही करके आना, थर्ड विकल्प को ही सही माना जाएगा। थर्ड मतलब विकल्प तो चेंज हो सकते हैं, इस वाले विकल्प को करके आना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। 21वां क्वेश्चन है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तुलसीकृत, पदमुक्त, पंचामृत और धर्माधर्म। देखो, कर्ता ने
कर्म को करण से अथवा के द्वारा। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से अथवा के द्वारा। ये कारक चिन्ह होता है करण तत्पुरुष समास का। तो धर्माधर्म का विच्छेद तो होगा धर्म या अधर्म। ये तो साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण है। पंचामृत, तो साथियों इसमें के द्वारा तो पंचामृत, तो ये तो पंच अमृत मतलब 5 की बात की जा रही है। तो यहाँ 5 अमृतों का जो एक घोल है वो पंचामृत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो संख्यावाची है, तो इसमें भी करण तत्पुरुष नहीं रहेगा। पद मुक्त, पद से मुक्त। अब यहाँ पर पद से मुक्त का मतलब क्या हुआ साथियों? अलग हो जाना। तो अपादान से, अपादान का कारक चिन्ह भी से होता है, तो यहाँ पर ये भी अपादान का उदाहरण है, न कि करण तत्पुरुष का। अब ये जो तुलसी कृत है, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित, साथियों तुलसी कृत कहलाएगा। तो के द्वारा कारक चिन्ह इसमें लग रहा है, इसलिए तुलसी कृत में करण तत्पुरुष समास रहेगा। प्रथम विकल्प 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? शामपट्ट कहेंगे, लपेट फलक कहेंगे, बुलेटिन बोर्ड कहेंगे या फ्लैनल बोर्ड कहेंगे? तो देखो, चित्रात्मक कोई भी सामग्री है जिस पे चित्र बनाए हुए हैं, तो उसका यदि आपको प्रदर्शन करना है तो इसके लिए हम उसको किस पर लगाते हैं? फ्लैनल बोर्ड पर लगाते हैं साथियों। किस पर? फ्लैनल बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड पर तो क्या किया जाता है? जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वो इस पर अंकित की जाती है बुलेटिन बोर्ड पर। शामपट्ट पे तो दैनिक रूप से हम इसका यूज करते ही हैं। लपेट फलक जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो शामपट्ट जब वहाँ मौजूद नहीं होता है तो लपेट फलक की सहायता ली जाती है। इसलिए यहाँ ओनली चौथा विकल्प ये आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पर। मानव शब्द का विशेषण होगा मनुष्य, मानवता, मानवीय और मानवीयकरण। तो देखो, मानव, मानव शब्द में आपको मानव शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अगर इसका हम विशेषण बनाएं तो मानव में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है मानवीय, जो कि एक विशेषण है। मानवता तो भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी साथियों। ओनली आपका यहाँ पर जो थर्ड विकल्प है 23 में, ये आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां क्वेश्चन है आपके, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत के स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके पास सपोज कीजिए कि आप विद्यालय में हो, विद्यालय में ऐसा सपोज क्या कीजिए, भगवान करे ऐसा समय बिल्कुल आए साथियों, न्यूनतम साधनों, अब आपके पास वहाँ पर साधनों की कमी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई सिद्धांत स्पष्ट करना है तो किस विधि का प्रयोग करोगे? प्रदर्शन विधि का प्रयोग हम करेंगे। वहाँ पर एक साथ कम साधन के माध्यम से कई बच्चों को हम शिक्षण कार्य आसानी से करा सकते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है घड़ा पुल्लिंग, चील स्त्रीलिंग, मक्का पुल्लिंग, कदम्ब स्त्रीलिंग। तो बताइए इनमें से असंगत युग्म आपको कौन सा लग रहा है? तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखो, घड़ा, घड़ा शब्द, घड़ा अच्छा होता है तो बिल्कुल पुल्लिंग का उदाहरण है। चील अच्छी होती है, चील एक जानवर का नाम, मतलब एक पक्षी का नाम है, जानवर क्या, तो ये भी बिल्कुल स्त्रीलिंग है। मक्का अच्छी होती है, मक्का अच्छा नहीं होता है साथियों, ये पुल्लिंग नहीं है बल्कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये फिर असंगत हुआ, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 25 में सही रहेगा। बाकी कदम स्त्रीलिंग ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। आपके 26वां क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए 26वें प्रश्न को, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूलतः स्रोत माना जाता है संस्कृत को, फ्रेंच को, जर्मन को और रूसी को। तो जो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि है ये मूलतः मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो राइट आंसर है सूत्र विधि का विधि की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 26 में, क्योंकि देखा होगा आपने संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है साथियों।
ठीक है, देववाणी भी इसको कहते हैं। तो यही में इसी विधि में सबसे पहले सूत्र, इसी भाषा में सबसे पहले सूत्र विधि का प्रयोग किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। आपके 27वां क्वेश्चन है साथियों, मोहन बाजार जा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो देखो, मोहन बाजार जा रहा था मतलब पहले की बात, तो पहले की बात किस में आएगी? भूतकाल में आएगी साथियों। अब यहाँ पर दो विकल्पों को हम हटा देते हैं कि भाई वर्तमान काल वाले तो आपके सही आंसर नहीं रहेंगे। अब जा रहा था तो हमें ये पता नहीं है अब कि भाई वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यूँ होता मोहन बाजार गया था, ठीक है, गया था तो वो पूर्ण में चला जाता, लेकिन जा रहा था तो फिर वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है 27 में, यही आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है उसे दूरस्थ विधि कहते हैं, द्विभाषी विधि कहते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं या सूत्र विधि कहते हैं। तो जिस विधि का प्रयोग हम चारों भाषाई कौशलों के विकास के लिए करते हैं साथियों, उसको अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 28 में सही है। अनुकरण विधि के माध्यम से आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार जो भाषाई कौशल है इनका विकास इस एक विधि से ही कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, 29वां क्वेश्चन। संधि की दृष्टि से असंबद्ध है। स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रियोपयोगी, विधेय प्लस अक विधायक, दाव प्लस अनल दावानल और अति प्लस अधिक अत्यधिक। तो देखो, अति प्लस अधिक यण संधि है, अत्यधिक ही होगा। दाव प्लस अनल दावानल होगा, आपके इसमें दीर्घ स्वर संधि है साथियों। विधेय प्लस अक तो आई आई औ आओ साथियों। ए विधेय प्लस अक बराबर विधायक, इसमें अयादी संधि है, ठीक है, अयादी स्वर संधि है इसमें, ये भी सही है। लेकिन स्त्री प्लस उपयोगी, इसको स्त्री उपयोगी यण संधि का तो उदाहरण है, लेकिन कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। स्त्री उपयोगी को इस प्रकार से लिखा जाता है, स्त्रोपयोगी। अब इसमें क्या है, ये जो त्रय त्रिशूल का है ये पूरा है यहाँ पर, तो ये पूरा थोड़ी आएगा, आधा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ई इसमें से हट जाता है और ई का ये बन जाता है और ये में ऊ जुड़ जाएगा तो यू बन जाएगा। तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार से होना चाहिए, त्रय में हलंत लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा ही त्रय है, इसलिए ये संधि की दृष्टि से असंबद्ध है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें से आपने कितने सही क्वेश्चन किए वो कमेंट करिएगा। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो बेझिझक कमेंट करिएगा। आपका डाउट अगर सही है तो उसका जवाब आपको 100% मिलेगा साथियों, ठीक है। तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। द्रुत पाठ महत्वपूर्ण होता है सहस्वर वाचन में, वर्तनीगत अभ्यास में, मौन वाचन में और उच्चारण अभ्यास में। तो द्रुत मतलब तीव्र गति से जो हम पाठ पढ़ते हैं, तो साथियों ये मौन वाचन में महत्वपूर्ण होता है। थर्ड विकल्प आपके सही है, क्योंकि मौन वाचन में ही द्रुत पाठ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है साथियों। तो ये था आज का टेस्ट, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सुबह 8 बजे साइकोलॉजी का टेस्ट है, आइएगा ज़रूर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।